वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2025 और 27 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता है, और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, आरएएस, ईओआरओ कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास सभी के लिए रामबाण साबित होगी। और आज की क्लास बड़ी ही गजब की रहने वाली है। बड़े ही महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न बने हैं जो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको करते हैं रिवाइज। देखिए, क्योंकि कल तो संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिली थी। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान। प्रधानमंत्री मोदी उत्कर्ष ओडिशा मैक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कब करेंगे? 28 जनवरी 2025 को। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? टाटा समूह है। 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक में किन व्यक्तियों को क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किए गए? तो डेविड बेकम, डायने बोने, फ्रस्टनबर्ग और रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रगति मैदान, भारत मंडपम। भारत में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेलों में से कौन सा एक मेला है? कोलकाता का बोई मेला। सुकन्या समृद्धि योजना किस तिथि को शुरू की गई? 22 जनवरी 2015 को। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस नाम से एक साइबर बीमा समाधान लॉन्च किया? तो ये साइबर एज के नाम से एक साइबर समाधान बीमा लॉन्च किया है। तो ये दे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज है। इसके अलावा 2 दिन आपके लिए ऑफर की छूट रही थी, बहुत से विद्यार्थियों ने इस ऑफर का फायदा भी उठाया। तो ये है अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। तो इसमें डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिल रहा है। और जो कल आपको संडे के दिन वीकली करंट की क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। वीकली करंट की जो अपनी ये टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर आपको वीकली करंट का टेस्ट है आज मिल जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक से लाइक किया करो, शेयर करो वीडियो को, क्योंकि मैं देखता हूं कि जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लाइक बहुत ही कम होते हैं, उनसे आधे से भी कम लाइक होते हैं। इसलिए लाइक किया करो वीडियो को सबसे पहले आते ही। लगता कि आपका कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपको एक बटन ही तो दबाना है, वो बटन दबा दिया करो आते ही। तो करें स्टार्ट 27 जनवरी। और पहला प्रश्न आपके सामने बड़ा ही गजब का और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घोषणा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हालांकि जब इनकी घोषणा हुई थी तब मैंने आपको अलग से एक वीडियो तुरंत प्रभाव से मैंने एक अपलोड कर दिया था पूरी जानकारी के साथ। पहला कथन है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। बिल्कुल सही है। अब की बार 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। इस बार 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो ये बिल्कुल राइट है। पद्म पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाएंगे? नहीं, केवल भारतीयों को नहीं, अब की बार तो विदेशी व्यक्ति है उनको भी दिया गया है। तो कथन पहला और दूसरा सही है। उत्तर नंबर हो जाएगा इसका 1 और 2 बिल्कुल सही है। बाकी मैंने आपको अलग से क्लास दी है तुरंत प्रभाव से, उसी दिन मैंने दे दी थी जब इनकी घोषणा हुई थी, तो वो क्लास आप जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। देखो, पद्म विभूषण अब किन किन को मिला वो देखो। सबसे पहले है पद्म विभूषण, 7 व्यक्तियों को दिया गया। पहले हैं श्री दुवूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में तेलंगाना के रहने वाले हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। 2 नंबर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हैं श्री जगदीश सिंह खेर, इनको लोक कार्य के क्षेत्र में चंडीगढ़ के रहने वाले, ये देखो तस्वीर में। 3 नंबर है श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में गुजरात की रहने वाली, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है आपके सामने
पद्म विभूषण। उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले, ये देखो तस्वीर में। श्री एम टी वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल के रहने वाले हैं, इनको मरणोपरांत देखो पद्म विभूषण दिया जा रहा है। इसके अलावा 6 नंबर पे है श्री ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जापान के हैं, ये देखो विदेशी, अब की बार विदेशी जो व्यक्ति हैं उनको भी पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मरणोपरांत देखो इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत कला के क्षेत्र में बिहार की रहने वाली, इनको भी अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये 7 शख्स हैं जिनको क्या है पद्म विभूषण दिया जा रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं पद्म भूषण की। हालांकि फटाफट मैंने रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको इनकी अलग से क्लास दे रखी है। तो ये दिया था 19, कितने 19 हस्तियों को मिला था पद्म विभूषण। कौन सा पद्म विभूषण मिला था, पद्म भूषण सॉरी पद्म भूषण मिला 19 को। पहले हैं श्री ए सूर्य प्रकाश, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले। 2 नंबर पे श्री अनंत नाग, कला के क्षेत्र में कर्नाटक के रहने वाले। श्री विवेक दोबराय, मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के हैं। श्री जतिन गोस्वामी, कला के क्षेत्र में असम के रहने वाले। इसके अलावा श्री जोश चाको पेरियापुरम, ये चिकित्सा के क्षेत्र में केरल के। श्री कैलाश नाथ दीक्षित, अन्य पुरातत्व स्थल के रूप में दिल्ली के रहने वाले। श्री मनोहर जोशी, मरणोपरांत लोक कार्य के क्षेत्र में महाराष्ट्र से। श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, व्यापार और उद्योग तमिलनाडु से। श्री नंदमुरी बालकृष्णन, कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश। श्री पी आर श्रीजेश, ये देखो खेल के क्षेत्र में केरल के रहने वाले हॉकी के खिलाड़ी, जानते होंगे आप हॉकी के खिलाड़ी पी आर हैं श्रीजेश। श्री पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में गुजरात के। श्री पंकज उदास, मरणोपरांत कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र। श्री राम बहादुर राय, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। साध्वी रितभरा, समाज सेवा उत्तर प्रदेश। श्री एस अजीत कुमार, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के। श्री शेखर कपूर, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के। सुश्री शोभना चंद्र कुमार, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु। श्री सुशील कुमार मोदी, ये महत्वपूर्ण कर लेना, श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत लोक कार्य बिहार के ये सीएम रहे थे, पूर्व सीएम। श्री विनोद धाम, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। इनको 19 हस्तियां हैं जिनको पद्म भूषण दिया जा रहा है। तो मेन मुख्य मुख्य याद रखना, जैसे 18 और 19 याद कर लेना। इसके अलावा आप याद कर लेना, ये 12 नंबर याद कर लेना, और इसके अलावा ये 10 नंबर याद कर लेना, और ये 7 नंबर याद कर लेना, मुख्य मुख्य याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में ये 3 नंबर है, याद कर लेना। बस ये लगभग तो यहाँ से क्वेश्चन आए, लगभग इनका क्षेत्र पूछा जाता है भी कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो मुख्य मुख्य ये थे, बाकी मैंने अलग से वीडियो दिया है, वो देख लेना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ड फोर्स और सेंट्रल आर्ड फोर्स के 93 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है, बिल्कुल सही है। इन वीरता पुरस्कारों में 2 कीर्ति चक्र, जिनमें से 1 को मरणोपरांत, और 14 शौर्य चक्र, जिनको 3 को मरणोपरांत इसके अंदर शामिल है। तो जब जैसे ही पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो साथ साथ में ही वीरता पुरस्कारों की भी घोषणा हुई थी। तो टोटल कितने जवानों को, 93 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा हुई। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 93 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा हुई। इसमें देखो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, पुरस्कारों में 2 कीर्ति चक्र दिए गए, जिसमें से 1 को मरणोपरांत मिला, और बाकियों को 14 शौर्य चक्र दिया गया, जिसमें से 3 को मरणोपरांत शामिल है। बस ये 2 कीर्ति चक्र याद रखने, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। मेजर मंजीत, ये है 22 राष्ट्रीय राइफल्स के बटालियन के रहने वाले, और नायक दिलवर खान, ये मरणोपरांत 28 राष्ट्रीय राइफल के बटालियन के जवान हैं, जिनको दोनों को कीर्ति चक्र दिया जा रहा है। मेजर मंजीत सिंह और नायक दिलावर खान, तो दोनों को दिया जा रहा है मरणोपरांत, दोनों को। तो ये दोनों को अवार्ड दिए, ये कीर्ति चक्र दिए जा रहे हैं। तो बस मेन मुख्य मुख्य है, इतना याद रखना है।
मेडिसन कीज ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का वीमेन्स सिंगल्स खिताब जीता है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न आ गया। खेल से बात आई है ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक तो महिला खिताब जीती है और एक पुरुष खिताब जीता है। महिला के अंदर किसने जीता? मेडिसन कीज ने। नाम देखो इनका, मेडिसन कीज। इसने किसको हराकर महिला एकल का खिताब जीता? इसने हराया है आर्याना संबालेका को हराकर। किसको? ये देखो तस्वीर में, मेडिसन कीज अरेना संबालेका को हराकर। और पुरुषों के अंदर जीता है जेनिक सिन्नर ने। याद रखना, पुरुषों के अंदर जीता है जेनिक सिन्नर ने। ये पुरुषों वाला कल मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखना अभी पुरुषों के अंदर जेनिक सिन्नर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। तो मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विमेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। उनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। देखो पहली बार इन्होंने अपना ग्रैंड स्लैम जीता है। बेलारूस की आरेना सेम्बालेका को हराया, उन्होंने अपना खिताब अपने नाम किया। कीज ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड वर्ल्ड नंबर 2 इगा स्विस्टिक को हराया, तो जो उनका एक महत्वपूर्ण मुकाबला माना गया था। तो ये हराने वाला पूछ सकता है, सेमीफाइनल आपसे नहीं पूछेगा। मेलबर्न पार्क में सेरेना विलियम्स के बाद रैंकिंग की शीर्ष 2 खिलाड़ियों को हराने वाली अमेरिकी खिलाड़ी बन चुकी है। देखो दो टॉप खिलाड़ी है, ये इगा स्विस्टिक है और आरेना सेम्बालेका, दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। इन दोनों को हराकर देखो पहली अमेरिकी खिलाड़ी बन गई। कौन है? मेडिसन कीज, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन है 2025 का पहली बार ये ग्रैंड स्लैम में जीता है। किसको हराकर? आर्याना संबालेका को हराकर। पुरुषों के अंदर मैंने बता दिया जेनिक सिनर। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान 2024 जनवरी 2024 को कहाँ लॉन्च किया गया था? ये 2024 नहीं, अभी 2025 है, अभी मिस्टेक है। 24 जनवरी 2025 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जो अभियान है वो 24 जनवरी 2025 को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये उपराष्ट्रपति हैं अपने जगदीप धनखड़, उनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत की गई। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान जो 24 जनवरी 2025, ये 25 कर लेना भाई, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि संविधान की 75वीं वर्षगांठ और गणराज्य के रूप में इसके स्थापना का स्मरण है। इसमें देखो ये क्षेत्रीय जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर किया गया? एक तो बीकानेर राजस्थान में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और गुवाहाटी असम में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यानी कि जो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जो अभियान है ना, इसका अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए, जैसे बीकानेर में, इसके अलावा प्रयागराज, इसके अलावा गुवाहाटी में। और यहाँ पर 5,000 से अधिक लोग उपस्थित लोग हैं और 8 लाख नागरिकों को संलग्न किया गया था। तो बहुत से सात व्यक्तियों को यहाँ पर इसके अंदर जोड़ा गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम BSS को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये किया है साउथ ब्लॉक नई दिल्ली से। कहां से? ये देखो तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो साउथ ब्लॉक नई दिल्ली से इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम BSS को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये जो संजय जो बैटलफील्ड है ना, ये क्या है? ये एक स्वचालित प्रणाली है। इसमें विभिन्न भूमि और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसरों से इनपुट एकत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि भूमि और जो हवाई युद्ध क्षेत्र है ना, उनके जो सेंसर से इनपुट, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए इसको विकसित किया गया और इसको हरी झंडी दिखाकर अब रवाना भी कर दिया है। फिक्की फ्रेम्स 2025 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आयुष्मान खुराना को। ऑप्शन नंबर बी, फिक्की फ्रेम्स 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? आयुष्मान खुराना बन चुके हैं। ये देखो तस्वीर में। तो अब की बार फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ बनाएगी और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? आयुष्मान खुराना इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की योजना बनाई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की योजना बनाई? तो ये जामनगर गुजरात में। कहां पर है?
जामनगर गुजरात के अंदर रिलायंस अब क्या करेगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की योजना बनाई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी अध्यक्षता मुकेश अंबानी कर रहे हैं, इन्होंने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है। इस बड़े निवेश के माध्यम से रिलायंस का उद्देश्य है कि भारत को एक वैश्विक एआई मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धा बनाना है। 1 गीगावाट की क्षमता वाला यह सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। अब ये कुछ भी बना जाए, लेकिन अपने लिए करंट का प्रश्न बन गया कि कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनने जा रहा है, तो गुजरात के अंदर। ये अपने लिए करंट का प्रश्न बन गया भी, इसको याद रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या थी? अब आपको पता है अपने बनाते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये अब की बार इसकी थीम रही थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। क्या देखो थीम है, गजब की थीम रही है कि वोट जैसा कुछ नहीं है, वोट जरूर डालेंगे हम। अब आपको पता है अपने चुनाव वगैरह होते हैं ना, तो वोट डाला करो, अच्छा होता है वोट दिया हुआ। तो वोट जैसा कुछ नहीं है, वोट जरूर डालेंगे हम, ये अब की बार इसकी थीम रही है। तो 25 जनवरी 2025 को 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। कौन सा? 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत हुई थी सन 2011 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। डॉक्टर के रामचंद्र किस संगठन के तहत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के निदेशक थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये डॉक्टर के रामचंद्र थे, किस संगठन के निदेशक रहे थे? तो ये रहे थे डीआरडीओ के निदेशक रहे। तो सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के ये निदेशक रहे थे डीआरडीओ के अंदर। तो हाल ही में इनका निधन हो चुका है। नाम क्या है इनका? डॉक्टर के रामचंद्र। तो व्यक्तित्व का परिचय, डॉक्टर के रामचंद्र विंग कमांडर, एक प्रतिष्ठित एरोस्पेस इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक भी रहे। ये अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के तहत सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स के पूर्व निदेशक भी रहे थे। और इनका निधन 17 जनवरी 2025 को इनका निधन हो गया। और इनकी आयु कितनी थी? 82 वर्ष की आयु मानी जाती है। तो ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि चर्चित व्यक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि ये डीआरडीओ के पूर्व निदेशक रहे थे। डिजी विद्या कार्यक्रम के तहत झारखंड के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की पहल किसके द्वारा वित्त पोषित और संचालित की गई है? तो ये किसके द्वारा? ये कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी, इसके द्वारा। तो डिजी विद्या कार्यक्रम के तहत झारखंड के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की पहल किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा वित्त पोषित है। और ये इसकी जो सहायक कंपनियां हैं वो इसका संचालन करेगी। तो 24 जनवरी 2025 को विक्रम देवदत्त, जो कोयला मंत्रालय के सचिव हैं, इन्होंने झारखंड के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअली उद्घाटन किया है। और ये किसके लिए है? ये कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी द्वारा पहले मानी गई है। तो ये मुख्य रूप से इतना याद रखना कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। अब देखो कुछ आपके सामने वन लाइनर करंट है। पहला है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क को प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, और जिसे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले 64वें क्रिकेटर बन चुके हैं। ये कुछ वन लाइनर है। तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान माइकल क्लार्क हैं, जिनको ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, और वे 64वें क्रिकेटर बन गए। दूसरा पॉइंट, 21 जनवरी 2025 को केरल के कोटायम में भारत ने भारतीय सतत प्राकृतिक रबर पहल का उद्घाटन किया है। तो कहां पर? केरल के कोटायम में भारत ने भारतीय सतत प्राकृतिक रबर पहल का उद्घाटन किया है। कहां पर? 21 जनवरी 2025 को। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, वन लाइनर। ये है टेलीग्राम ग्रुप। कोई सूचना आती है, ये देखो मैंने आरएस के लिए अलग से आपके लिए रिवीजन क्लासें दी जा रही है। कल मैंने मई और जून का करंट का रिवीजन मैंने करवा दिया है, और ये अपनी रीट की स्पेशल भी क्लासें आ रही है। तो ये जरूर आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लासें मिले। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगी? तो ये करेगी इंडोनेशिया को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन सा है?
जिसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए? मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 74। भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहा? गुलजारी लाल नंदा। और भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? तो चौधरी चरण सिंह उपस्थित नहीं हुए। और अब की बार चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये कोई बात लिखी थी क्या आपने? साथ साथ में याद रखा करो, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित हुए थे चौधरी चरण सिंह। तो ये थे यस्टरडे डोज। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसे दी जाएगी? भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे कौन से हैं? और कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे? अच्छे तरीके से पढ़ो इन क्वेश्चनों को और अच्छे तरीके से जवाब भी दिया करो। बाकी इनके जवाब देने हैं। और बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज पीडीएफ वगैरह उपलब्ध हो रही है। और ये स्पेशल अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट की बुक भी बाजार के अंदर बुक उपलब्ध हो चुकी है। स्पेशल करंट की बुक है फर्स्ट ग्रेड के लिए। बहुत से साथी इनका इंतजार कर रहे थे। तो 80 580 22 001 इस नंबर पे आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। आज क्लास हो सकता है आपके लिए 2 से 3 मिनट ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि आज मैंने प्रमुख जो आपके लिए पद्म पुरस्कारों की जो है चर्चा की थी, उसमें थोड़ा सा हो सकता है 1-2 मिनट क्लास लंबी हो जाए। लेकिन इसकी कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि अपने क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चनों को कवर है करना है और वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।